हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनो 2025 के स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं। स्टैटिक जीके से टोटल यहाँ पर 44 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है जिससे आपको पता चल पाएगा कि नए पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको आपको कैसे करना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ होम टू द क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम किस सिटी में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मुंबई में लोकेटेड है। इसके अलावा बहुत से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेडियम हैं जो हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म चेकमेट रेफर टू इन अ चेस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चेस में जो चेकमेट होता है इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो चेकमेट का मतलब होता है कि अब यहाँ पे गेम का एंड हो चुका है और कोई एक खिलाड़ी उसमें जीत चुका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेकमेट का मतलब होता है एंड ऑफ गेम। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पीसेज होते हैं और उनका मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किंग की अगर हम बात करें तो ये चेस में वन पीस होता है। इट कैन मूव वन स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन, यानी किंग जो है वो केवल एक स्क्वायर मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। सेकेंड, यहाँ पे अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन भी एक ही होती है, यानी कि दो प्लेयर हैं तो एक क्वीन एक प्लेयर के पास और दूसरे के पास भी एक क्वीन होगी। क्वीन जो है इनका मूवमेंट होता है एनी नंबर ऑफ स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ स्क्वायर को ये चल सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में। चेस में एक प्लेयर के पास 16 पीसेज होते हैं, यानी अगर आप दोनों प्लेयर का काउंट करेंगे तो 32 पीसेज आएंगे। रुक की अगर हम बात करें तो ये भी दो होते हैं एक प्लेयर के पास। इट कैन मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी कि इनका मूवमेंट केवल हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो सकता है। बिशप भी दो होते हैं और नाइट भी दो होते हैं। बिशप जो है एनी नंबर ऑफ स्क्वायर मूव करेंगे लेकिन डायगोनली, तो ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। नाइट का मूवमेंट होता है एल शेप का, ये दो ऐसे स्क्वायर चलेंगे उसके बाद एक स्क्वायर परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से भी एग्जाम में लिख के दिया जा सकता है। पॉन की बात करें जिसको हम प्यादा कहते हैं, ये एक प्लेयर के पास 8 होते हैं। इट कैन मूव वन स्क्वायर फॉरवर्ड, ये केवल और केवल आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा पॉन का यहाँ पे एक स्पेशल मूव होता है जिसको हम एन पेसेंट या फिर पॉन प्रमोशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे चेस बोर्ड की बात करें तो ये 8x8 का ग्रिड होता है, यानी कि टोटल आपको 64 स्क्वायर देखने को मिलेंगे। और चेस में इस तरीके से जो लाइन होती है ना, ये लाइन, उसको हम रैंक एंड फाइल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रैंक एंड फाइल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो वो चेस से रिलेटेड होगा। साइज ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का अगर ये साइज पूछ लें तो वो होता है 2 से लेकर के 2.5 इंच तक का। और अगर ये थिकनेस पूछेंगे किसी भी स्क्वायर का तो वो 0.75 इंचेस होता है। मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर किया है। स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जा कर के आप स्पोर्ट्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो 2 घंटे 31 मिनट से भी ज़्यादा की वीडियो है। वहाँ पे हमने 114 क्वेश्चंस के साथ में इस तरीके से सभी डिटेल को कवर किया है। ये वाला वीडियो आप मेरे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने कवर किया था कि चेस में 16 पीसेज होते हैं एक प्लेयर के पास, और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बॉक्स जो होते हैं वो 64 होते हैं, 8x8 के, ब्लैक एंड वाइट इनका कलर होता है। मूवमेंट भी यहाँ पे हमने देखा कि किसके द्वारा कौन सा मूवमेंट होता है। यहाँ पे हमने नाइट की बात की। नाइट का मूवमेंट एल शेप का होता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपसे लिख के ये पूछा जाए कि कौन सा चेस का ऐसा पीस है जो 2 स्क्वायर चलने के बाद
एक स्क्वायर परपेंडिकुलर चलता है तब भी आप यही आंसर मार्क करेंगे। टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो चेकमेट, गैम्बिट, कैसलिंग, रैंक एंड फाइल, एन पेसेंट एंड स्टेलमेट इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको समझना है कि चेकमेट हम तब कहते हैं जब एक प्लेयर हार जाए और एक प्लेयर जीत जाए, यानी कि गेम का एंड हो जाए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेलमेट क्या होता है, तो स्टेलमेट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लेयर के पास कोई लीगल मूव चलने के लिए जब ना बचे तो उस कंडीशन या फिर उस स्थिति को स्टेलमेट कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद, पंटेला हरिकृष्णा, डी गुकेश, अर्जुन इरिगासी, विदित गुजराती, कुनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू। इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल हमने उसमें कवर किया है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन ए फुटबॉल फील्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल फील्ड में जो सेंटर सर्कल होता है उसकी रेडियस क्या होती है। तो यहाँ पे ना बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यही कंपनी आपका पेपर कराएगी तो नेक्स्ट ईयर से या फिर इसके बाद से चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, यानी कि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट आपको सारी चीज़ों को कवर करना होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 9.15 मीटर। फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला यहाँ पे है फीफा। फीफा का यहाँ पे फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डे फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कब खेला गया, तो ये 1872 में खेला गया था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप अगर आपसे पूछा जाए तो वो मॉन्टेविडो उरुग्वे में हुआ 1930 में, और इसका विनर भी उरुग्वे ही था। ये क्वेश्चन भी पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ब्राज़ील ने इसको जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी 4 सालों में एक बार होता है। टाइम भी आपको ध्यान रखना है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, जिसका विनर था अर्जेंटीना। अब इसके 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, और वो होस्ट किया जाएगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए के द्वारा। फुटबॉल के ग्राउंड की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है 105 मीटर लॉन्ग एंड 68 मीटर वाइड। टर्मिनोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री किक, कॉर्नर किक, बाइसिकल किक, गोलकीपर, डिफेंडर, फाउल, मिडफील्डर एंड ऑफ साइड, ये इतने जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे इससे रिलेटेड होता है डूरंड कप, सुपर कप, संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, आईएफए शील्ड, सुब्रोतो कप, कलिंगा कप एंड बारदोलाई कप। ये सभी कप्स इम्पॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया पूछा जाए तो वो मोहन बागान एसी होगा, जिसको 1889 में भूपिंदर नाथ बोस ने इस्टेब्लिश किया था। इंडिया का फर्स्ट फुटबॉल क्लब अगर पूछा जाए तो वो कलकत्ता फुटबॉल क्लब होगा, जिसको 1872 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था, पर ये इस टाइम पर एक्टिव नहीं है। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं पेनाल्टी कार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे केवल 2 कलर के पेनाल्टी कार्ड दिखाए जाते हैं, येलो एंड रेड। टेक्निकली यहाँ पे रेड कलर का कार्ड दिखाया नहीं जाता। अगर 2 येलो कार्ड दिखा दिए गए तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि रेड कार्ड इशू कर दिया गया है। फुटबॉल के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं सुनील छेत्री। इनके अलावा गुरप्रीत सिंह संधू, IM विजयन, संदेश झिंगन, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से अगर हम सुनील छेत्री जी के बारे में बात करें
तो ये AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं 7 टाइम्स। इनको अर्जुना अवार्ड मिला था 2011 में, पद्मश्री मिला 2019 में, खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 में। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एशियन आइकन बाय AFC इन 2018। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the radius of the striking और shooting circle in hockey? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शूटिंग सर्कल जो होता है हॉकी का, उसका रेडियस क्या होता है। यानी कि इन्होंने ग्राउंड का डायमेंशन नहीं पूछा, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी, डायरेक्ट ये रेडियस पूछ रहे हैं, वो भी शूटिंग सर्कल का। शूटिंग सर्कल जो है हॉकी में वो D शेप का होता है और इसका रेडियस होता है 14.63 मीटर्स। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये 16 यार्ड का होता है और इसको आप D शेप का भी बोल सकते हैं या फिर सेमी सर्कुलर शेप का भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए हॉकी फील्ड। यहाँ पे आपसे हॉकी फील्ड की चौड़ाई पूछी गई है, तो ये हमने स्पोर्ट्स वाले वीडियो में कवर किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन C, 55 मीटर्स होता है। अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो 91.4 इंटू 50 मीटर का यहाँ पे इनका रेशियो रहता है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अगला क्वेश्चन है, इन खो खो हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ टीम एंड हाउ मेनी आर ऑन द फील्ड ड्यूरिंग ए गेम। तो ये सब देखिए, हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले ही कवर कर लिया है। एक बार मैं आपसे फिर से कहूँगी कि स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं और फील्ड में कितने प्लेयर होते हैं गेम के टाइम पर। तो खो खो में ना टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं और जब गेम होता है तो फील्ड में 9 प्लेयर्स होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन B, 12 प्लेयर्स इन अ टीम, 9 ऑन द फील्ड। अगला यहाँ पे है, द फर्स्ट नोन रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे कहने की पहला जो रूल था कबड्डी का, ये इंडिया के किस स्टेट में फ्रेम किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, महाराष्ट्र में इसको फ्रेम किया गया था 1921 में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, फर्स्ट फ्रेमवर्क वॉज प्रिपेयर्ड इन 1921, लेकिन बाद में इसमें 1923 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और जब 1923 में ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट होता है तो इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन को बनाया जाता है, लेकिन बाद में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि AKFI। इसको बनाया जाता है 1972 में। तब से लेकर यही आज तक चला आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कहानी है वो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन A। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इंडिया में 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कहना है कि इंडिया में 9 क्लासिकल डांस है, क्योंकि ये छऊ को भी क्लासिकल डांस कंसीडर करते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि छऊ के कितने टाइप हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, छऊ 3 टाइप्स का होता है। एक यहाँ पे है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पुरुलिया छऊ, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। थर्ड टाइप यहाँ पे है मयूरभंज छऊ, इसको परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में। तो इसके 3 टाइप हैं। इसके बाद हम भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और ओल्डेस्ट है।
दी अभिनय दर्पण बाय नंदीकेश्वर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेस, यानी कि हमें भरतनाट्यम के बारे में पता चलता है अभिनय दर्पण से, जिसको नंदीकेश्वर ने लिखा था। भरतनाट्यम इज़ ऑल्सो नोन एज एकहर्या। इसको एकहर्या के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सोलो एक परफॉर्मर होता है और वो बहुत सारे रोल को प्ले करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सादिर। इसको सादिर के नाम से भी जानते हैं, दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं और फायर डांस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो पर्सन डांस के रिसाइटेशन को कंडक्ट कराते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको नट्टू वनार कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है ये 7 पार्ट में डिवाइडेड होता है और उसकी पार्ट का अलग अलग नाम होता है। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है अलारिप्पू। उसके बाद यहाँ पे है जाति स्वरम, शब्द, वर्ण, पद, थिल्लाना एंड श्लोका। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है अलारिप्पू से और 7th यहाँ पे है श्लोका, वहाँ पे एंड होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने स्टार मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्सपोनेंट हैं जो एक या एक से ज़्यादा क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड हैं, तो इन्हीं का बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे यहाँ पे है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से रिलेटेड हैं। मल्लिका साराभाई जो हैं ये भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से रिलेटेड हैं। तो अगर ऑप्शन में भरतनाट्यम ना दे तो आपको कुचिपुड़ी ध्यान रखना होगा। वहीं पर अगर हम सोनल मानसिंह की बात करें तो ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी रिलेटेड हैं। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली से रिलेटेड हैं। ये आपको स्टार मार्क करके याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैच दी फॉलोइंग फोक फॉर्म्स। यहाँ पे फोक सॉन्ग दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि सोहर बिहार में गाया जाता है जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तब, तो अगर आप ए का मैच कराएंगे सेकंड से, संग ड्यूरिंग बर्थ सेलिब्रेशन सोज कल्चरल फ्यूज़न, यानी कि यहाँ पे आपको कीवर्ड देखना था कि बर्थ सेलिब्रेशन के टाइम पे सोहर को गाया जाता है, तो ए का यहाँ पे सेकंड होगा और केवल डी वाले ऑप्शन में ही ए का यहाँ पे सेकंड दिया गया है। तो अगर आपको बाकी का नहीं भी पता तब भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अब से आप ध्यान रखिएगा कि जो चक्री फोक म्यूज़िक है ये कश्मीरी ग्रुप का सॉन्ग है जिसको रबाब, सारंगी या फिर तुम्बा कनारी इंस्ट्रूमेंट के साथ में गाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे है लमान। तो लमान जो है ये कुल्लू वैली में गाया जाता है। बेसिकली ये लव सॉन्ग होता है जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के द्वारा हिल टॉप्स पे गाया जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशली ये कुल्लू वैली में गाया जाता है। कजरी की अगर हम बात करें तो ये विमेंस के द्वारा गाया जाता है सेमी सर्कल बना करके डांस करते हुए रेनी सीज़न में। तो कजरी का आप ध्यान रखेंगे रेनी सीज़न। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का फोक म्यूज़िक है। कजरी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार दोनों जगह परफॉर्म किया जाता है, यानी गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच स्टेट इज़ द फोक म्यूज़िक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोक म्यूज़िक है जिक्र, ये किस स्टेट का ट्रेडिशन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये असम का फोक म्यूज़िक है। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं असम का बिहू गीत भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कामरूपिया गीत है, बिहू फेस्टिवल भी है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोडो म्यूज़िक परफॉर्म किया जाता है और मिशिंग म्यूज़िक भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म दैट डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कथक एक क्लासिकल डांस है, ये इंडिया के किस क्षेत्र में विकसित हुआ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ का क्लासिकल डांस है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं। बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराना से रिलेटेड हैं, सितारा देवी जिनको कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक कहा था जब उन्होंने इनका डांस देखा था, शंभू महाराज हैं। इसके अलावा दमयंती जोशी, उमा शर्मा, लक्षु महाराज एंड कुमुदनी लाखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो यहाँ पे स्टेट का नाम दे दिया गया है कि कौन सा क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ जिसमें सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों शामिल हैं। तो आंध्र प्रदेश का पूछा गया है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुचिपुड़ी। अब यहाँ से कुचिपुड़ी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएंगे वेम्पति चिन्ना सत्यम। इनसे रिलेटेड आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, 1998 में इनको पद्म भूषण दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL के एग्ज़ाम में। ईयर और अवार्ड दोनों का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हैं इंद्रानी रहमान, नोन फॉर हर पब्लिक परफॉर्मेंस आउटसाइड ऑफ आंध्र प्रदेश, मेकिंग कुचिपुड़ी पॉपुलर नेशनली एंड इंटरनेशनली। इन्होंने भी कुचिपुड़ी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया आंध्र प्रदेश से बाहर जा कर के। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम में दिख जाए इनका नाम और पूछा जाए कि ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं, तो ये 3 क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड हैं। ये भरतनाट्यम से भी रिलेटेड थी, ओडिसी से भी, और कुचिपुड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका हमने भरतनाट्यम वाले में भी पढ़ा। इसके अलावा जिनके नाम के आगे रेड्डी लगा हुआ है, जैसे कि राजा एंड राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी एंड भावना रेड्डी, ये भी इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। शोभा नायडू की अगर हम बात करें तो ये भी कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगी। लक्ष्मण नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वी सत्यनारायण शर्मा। वी सत्यनारायण शर्मा की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कुचिपुड़ी एक्सपोनेंट थे टू रिसीव दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1961। ये पहले कुचिपुड़ी डांसर थे जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक का कौन सा फॉर्म है। तो ये जब हमने हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक का डिफरेंस देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुपद, धामर, ये सब जो स्टाइल होते हैं ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। वहीं पर ऑप्शन इनका बहुत सिंपल दिया गया है, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये क्लासिकल डांस हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका आंसर मार्क किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट द फॉलोइंग अबाउट कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ना कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने स्टेटमेंट देकर के पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, द मृदंगम इज ए मेलोडिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू आउटलाइन द रागा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मृदंगम जो है ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा यहाँ पे है, नाद स्वरम इज ए डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो ये अगर आपने क्लास देखा है म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट वाला तो वहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाया है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रह जाती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरला से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कथकली। केरला से 2 डांस फॉर्म रिलेटेड हैं, कथकली और इसके अलावा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जब लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था
उस टाइम पे उन्होंने जो डांस परफॉर्म किया था उसी से रिलेटेड होता है मोहिनी अट्टम, और उसको कहा जाता है डांस ऑफ इंचैंट्रेस। क्वेश्चन नंबर 16, विच डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ पंजाब? पंजाब से कौन सा परंपरागत रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भांगड़ा जो है ये पंजाब से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। यक्षगान, ढोलू कुनिता ये सभी कर्नाटका से रिलेटेड हैं। मोहिनी अट्टम और कथकली केरला से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा टफ की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक कौन है, लेकिन अगर आपको पता भी होता तब भी ये क्वेश्चन टफ था। यहाँ स्टेटमेंट 1 है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री लिव्ड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो इतना हम पर्टिकुलर नहीं पढ़ते कि वो किस सेंचुरी में रह रहे थे। स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर, द ट्रिनिटी एलिवेटेड द कृति फॉर्म टू इट्स हाईएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जो ट्रिनिटी है कार्नेटिक म्यूजिक के, इनको 3 ज्वेल्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है, और इनमें हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। लेकिन ये 17th सेंचुरी से रिलेटेड नहीं हैं, ये 18th सेंचुरी से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आपको नाम पता होता तब भी ये थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द ट्रिनिटी एलिवेटेड द कृति फॉर्म टू इट्स हाईएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जैसे हमारे तरफ कीर्तन वगैरह होता है, वैसे ही कार्नेटिक म्यूज़िक में जो कृति है ये एक तरीके का म्यूज़िक है, और इसको इन सभी ने बहुत ऊपर तक पहुँचाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला वाला अगर 18th सेंचुरी लिखा होता तो वो भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 18, बिहू इज़ अ फोक म्यूजिक एंड डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए बिहू फोक म्यूजिक पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम से रिलेटेड है ये। अगेन यहाँ पे एक टफ क्वेश्चन है कार्नेटिक म्यूजिक से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक का कंपोजिशन दिया गया है और उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट पढ़ करके आपको सही वाला बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वर्नम इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ए कार्नेटिक कॉन्सर्ट टू समराइज की रागास। यहाँ पे कह रहे कि वर्नम जो म्यूजिक कंपोजिशन है ये कार्नेटिक कॉन्सर्ट में एंड में गाया जाता है। सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट है, अल्पना इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजेशनल इलेबोरेशन ऑफ ए रागा विदाउट रिदम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्नम को कार्नेटिक कॉन्सर्ट में स्टार्टिंग में गाया जाता है, एंड में नहीं। अगर हम यहाँ पे वर्नम की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो ये एक तरीके से वार्म अप के लिए होता है, यानी कि जब कार्नेटिक कॉन्सर्ट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वार्म अप किया जाता है कि कैसे राग को गाया जाएगा, ताल कैसे होंगे, म्यूज़िकल नोट का पैटर्न क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों से ये रिलेटेड है, इसी वजह से इसको स्टार्टिंग में किया जाता है। अल्पना की अगर हम बात करें तो जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आलाप लगाया जाता है उसी से एकदम सिमिलर होता है अल्पना कार्नेटिक म्यूज़िक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेस स्टोरी टेलिंग थ्रू हैंड जेस्टर्स, मुद्रा एंड फेशियल एक्सप्रेशंस अभिनय। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा क्लासिकल डांस ऐसा है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग करने के लिए जेस्चर्स यानी कि मुद्रा का यूज़ किया जाता है और फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अभिनय का यूज़ किया जाता है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। भरतनाट्यम में फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन को अभिनय और हैंड जेस्चर्स को मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति इज ए हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन कार्नेटिक ट्रेडिशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, तिल्लाना often concludes a Carnatic recital and emphasizes rhythmic syllable. Choose the correct option. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है कृति को आप कीर्तन से यहाँ पर थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सिमिलर नहीं होता, लेकिन याद करने के लिए आप इसको यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं। कृति में एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी भगवान की प्रशंसा में गाने गाए जाते हैं। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम में। तो पहला यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम यहाँ पे तिल्लाना की बात करें तो जो भी कार्नाटिक कॉन्सर्ट होता है या फिर वहाँ का क्लासिकल डांस, उसके एंड में यानी कि जब वो कंक्लूड हो रहा होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओडिसी क्लासिकल डांस किस इंडियन स्टेट में ओरिजिनेट हुआ। तो ओडिशा का क्लासिकल डांस है, वहीं पर ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये सिंपल था। यहाँ पे जो ढोल, संतूर और शहनाई है, ये कार्नाटिक म्यूज़िक का पार्ट नहीं है। संतूर की अगर हम बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा इससे रिलेटेड हो जाएंगे और ये जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्पिरिचुअल डिवोशन एंड कनेक्शन टू द वैष्णवाइट मूवमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उस डांस को पहचानिए जिसका आध्यात्मिक डिवोशन है और उसका कनेक्शन है वैष्णवाइट मूवमेंट से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सत्तरिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ईयर 2000 में इसको क्लासिकल डांस का रिकॉग्निशन मिला। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये वैष्णवाइट थीम से रिलेटेड है और ये क्लासिकल डांस फॉर्म असम की मोनेस्ट्रीज़ में डेवलप हुआ था और वहाँ की मोनेस्ट्री को सतराज कहते थे। सतराज में डेवलप होने की वजह से इस क्लासिकल डांस का नाम सत्तरिया रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा क्लासिकल डांस है तो सत्तरिया ही आंसर होगा, क्योंकि ईयर 2000 में इसको क्लासिकल डांस बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स से है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड, द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टॉम्ब ऑफ सैंड बुक किसने लिखा, जो कि पहला हिंदी बुक था जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार से पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है। स्टैटिक जीके में मैंने बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपको 2 क्लासेस कराई हैं। दोनों ही क्लास 1 आवर प्लस की हैं और वहाँ पे हमने लगभग 249 या फिर आई थिंक 281 क्वेश्चन हमने बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड डिस्कस किया है और ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूडेड हैं। यहाँ से आप कुछ और बुक्स का नाम याद रख सकते हैं जो कि स्टैटिक जीके में कवर हुआ है। ये है द हंगरी टाइड, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने।
इसके अलावा इन्होंने सी ऑफ पॉपीज लिखा है, लिविंग माउंटेन एंड रिवर ऑफ स्मोक। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसको सलमान रुश्दी ने लिखा है और ये रिपीट किया गया था सिलेक्शन पोस्ट 2025 के एग्ज़ाम में भी, वहाँ पे भी बुक्स एंड अथर से बहुत क्वेश्चन आए थे। द रूम ऑफ द रूफ लिखा था रस्किन बॉन्ड ने, और इनके अलावा यहाँ पे और भी बुक लिखी गई थी, जैसे कि ए हैंडफुल ऑफ नट्स, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी लिखा है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवा करूनी ने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है द नेम शेक, इसको झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज को भी लिखा है। सिलेक्शन डे अरविंद अधिगा के द्वारा लिखा गया। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एन अनसूटेबल बॉय किसने लिखा, तो करण जौहर ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन अमेरिकन अथर रोट द नेम शेक लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन अमेरिकन अथर ने द नेम शेक को लिखा था, बाद में इस पे एक फिल्म भी बनी थी। तो फिल्म बनी थी 2006 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिरी ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम ए में लिटरेरी वर्क दिया गया है, कॉलम बी में दिया गया है उसका टाइप। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इस पर अभी हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। पहले हम इसको मैच करा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। पहला यहाँ पे लिखा गया है नौकर की कमीज़, दूसरा यहाँ पे है लगभग जय हिंद, तीसरा है पीड़ पर कमरा, और चौथा है यहाँ पर वो आदमी चला गया। तो इसमें से कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नौकर की कमीज़ है ये है नॉवेल, यानी कि ये उपन्यास है। लगभग जय हिंद की अगर हम बात करें तो ये पोइट्री कलेक्शन है। पीड़ पर कमरा ये है शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन। वो आदमी चला गया ये है पोयम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स वाले पार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है news.on.air.gov.in, यहाँ पे मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है। हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला को 59th वाला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी थी ना वो बहुत डिटेल में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ के फेमस हिंदी पोएट और राइटर हैं। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला और इनको दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हिज नॉवेल्स, नौकर की कमीज़, तो यहाँ पे देखिए वही पूछा गया है ना कि नौकर की कमीज़ क्या है, तो ये नॉवेल है। इसके बाद यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज पीड़ पर कमरा, तो ये इनका स्टोरी कलेक्शन है। इसके अलावा इनका पोयम है वो आदमी चला गया। इसके अलावा एक आपसे यहाँ पे और भी पूछा गया था, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम था लगभग जय हिंद। ये सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं और ये मार्च 2025 का करंट अफेयर्स है। इसका ये मतलब हुआ कि करंट अफेयर्स भी अब डिटेल में पढ़ना होगा, केवल हेडिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोइट्री कलेक्शन बाय विनोद कुमार शुक्ला। यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट पब्लिश पोइट्री कलेक्शन कौन सा था विनोद कुमार शुक्ला का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग जय हिंद, ये इनका पहला पोइट्री कलेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन जिनको लिटरेचर के लिए नोबल अवार्ड मिला, गीतांजलि इन्होंने लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन की बात की गई है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फील्ड से जो फर्स्ट इंडियन हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबल प्राइज़ मिला वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913 में इनको मिला था। फर्स्ट इंडियन जिनको फिज़िक्स का नोबल मिला वो थे सीवी रमन जी, 1930 में इनको नोबल अवार्ड दिया गया। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, तो यहाँ पे 3 लोग हैं जिनको भारत रत्न का पहला एडिशन दिया गया था 1955 में। इसमें है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। इसके अलावा फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला वो थे भानु अथैया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल, तो वो हो जाएंगे केडी जाधव, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था रेसलिंग में 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। इनको ये अवार्ड कब मिला था मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट इंडियन जिनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था, वो थे गोविंद बिहारी लाल, 1937 में इनको ये दिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट इंडियन टू गेट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, यानी कि पहली इंडियन जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला वो हो जाएंगी गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में इनको ये अवार्ड मिला। अब इसके अलावा यहाँ पे आता है बुकर प्राइज़, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है और बुकर प्राइज़ अलग है। अगर बुकर प्राइज़ पूछा जाए तो पहले इंडियन थे वीएस नैपॉल, जिनको कि बुकर प्राइज़ मिला। इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद में, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के थे। इन अ फ्री स्टेट इन 1971 इन्होंने लिखा था, इसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कौन से फर्स्ट इंडियन थे और वो किस फील्ड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये हमने पहले भी कवर किया। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स को लिखा था अरुंधति रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डिड नॉट रिसीव द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिटरेचर का नोबल प्राइज़ इनमें से किस ऑथर को नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हारुकी मुराकामी को लिटरेचर का नोबल नहीं मिला है। ये जापान के बहुत ही फेमस ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। इसमें से आपको पहचानना है कि स्टेटमेंट यहाँ पे जो असर्शन दिया गया है ये सही है या नहीं, और ये इसका करेक्ट रीज़न है या नहीं। असर्शन यहाँ पे है सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज स्टबल बर्निंग have no significant impact on AQI levels in India। यहाँ पे कहने की जो सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है जैसे कि स्टबल बर्निंग, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टबल बर्निंग से AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, स्टबल बर्निंग इज़ ए कंट्रोल्ड प्रैक्टिस that does not release substantial pollutants into the atmosphere. Choose the correct option regarding both the statement। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कि स्टबल बर्निंग है, इससे एयर क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो कि सीधा सीधा गलत है। अगर आपको पता है कि ये वाला गलत है तो यहाँ से आप ये 3 स्टेटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
लेकिन ये इन्होंने आंसर की में दिया है। इन्होंने आंसर की में ऑप्शन सी को आंसर माना है, लेकिन जब इसका फाइनल आंसर की आएगा तो डेफिनेटली इसका आंसर चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि रीज़न सही है, जबकि आप यहाँ पे इसको पढ़िए, इसमें कह रहे हैं कि स्टबल बर्निंग कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है और ये पॉल्यूटेंट्स को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करता। तो अगर रिलीज़ नहीं करता तो क्यों यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रभावित होता? तो यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, इन्होंने लिखा है कि इससे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ नहीं होते, जबकि स्टबल बर्निंग से बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया फीजिबल। यहाँ पे कहने कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को बनाया और यहाँ से ना मेजर सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है। ये क्वेश्चन हम 2023 के सीजीएल एग्ज़ाम से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 4 जो हमारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको लॉन्च किया गया था 2001 में और ये कंप्लीट हो चुका है 2012 में। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने किलोमीटर का यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनाना था? तो 5846 किलोमीटर का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको बनाने वाला इंस्टीट्यूशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग इंडेक्सेस विद दियर रिस्पेक्टिव पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इंडेक्स का नाम दिया गया है और यहाँ पे पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हैं उनको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स या फिर इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये सब मैंने एक वीडियो में बताया है। इसको आप जा करके देख सकते हैं। ये वाली क्लास है जहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस को कवर किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो इसको आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया जाता है विपो के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्फे के द्वारा। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसको IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड वाइडली इन महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सिंपल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। इनका जब जन्म हुआ था इसी वजह से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला यहाँ पे है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर बेस्ड ऑन दी लूनी सोलर कैलेंडर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हिंदू न्यू ईयर है, तो ये तो सही है। सेकंड यहाँ पे है, द टर्म गुड़ी रेफर्स टू ए सैक्रेड स्क्रिप्चर रिसाइटेड ऑन दिस डे।
यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड़ी का मतलब होता है एक पवित्र ग्रंथ जो कि इस दिन पे रिसाइट किया जाता है, बोला जाता है या फिर पढ़ा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है ट्रेडिशनली सेलिब्रेशंस बिगिन विद द कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स फॉर गुड लक। यहाँ पे कह रहे हैं कि परंपरागत तौर पे ये सेलिब्रेशन स्वीट के कंजम्पशन के साथ में स्टार्ट होता है ताकि गुड लक आ सके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गुड़ी पाड़वा के बारे में बताऊं तो गुड़ी का मतलब यहाँ पे होता है विक्ट्री फ्लैग या फिर ब्रह्मास फ्लैग। गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री फ्लैग और ब्रह्मास फ्लैग। पाड़वा का मतलब होता है मून का जो ब्राइट फेज स्टार्ट होता है उसका पहला दिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ये महाराष्ट्र का हिंदू न्यू ईयर है, लेकिन यहाँ पे कोई सैक्रेड स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा जाता और जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो स्वीट्स का कंजम्पशन नहीं किया जाता। तो केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहू द फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड टू मार्क। यहाँ पे कहने कि बिहू फेस्टिवल जो है असम का, इसको किस लिए मनाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नए हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से बिहू फेस्टिवल हैं और उनको कब और किस लिए मनाया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे आता है बोहाग बिहू। इसको रोंगाली बिहू भी कहते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बोहाग के मंथ में, यानी कि मिड अप्रैल में। इट मार्क्स दी असमीज न्यू ईयर एंड दी अराइवल ऑफ स्प्रिंग। इसको असम का न्यू ईयर कहते हैं और स्प्रिंग के अराइवल होने पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोंगाली बिहू, जिसको कि आप काटी बिहू भी कहते हैं। इसको काटी के मंथ यानी कि मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सॉम्बर एंड थ्रिफ्टी फेस्टिवल। ये सॉम्बर एंड थ्रिफ्टी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फूड वगैरह की सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है। फार्मर्स को यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। इसी वजह से इसको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड के लिए मनाया जाता है ताकि आने वाला जो फ्यूचर हार्वेस्ट है वो अच्छा हो। माघ बिहू को भोगाली बिहू कहते हैं और ये मिड जनवरी में मनाया जाता है। ये हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन में। तो इस तरीके से तीनों आप अलग अलग याद रखिएगा। डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड एंड शो केसेस ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पे डांस एंड म्यूज़िक को दिखाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर कौन कौन से हैं। अगेन यहाँ पे हमने इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपको देखना है तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। अब यहाँ से बिम्स्टेक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बिम्स्टेक को बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1997 में। जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम बिस्टेक था, यानी कि यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। केवल इतने ही कंट्रीज़ यहाँ पे थे। लेकिन बाद में जब म्यांमार इसमें ज्वाइन होता है, इसके बनने के कुछ ही टाइम बाद, तब इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 2004 का टाइम पीरियड आता है जिसमें नेपाल और भूटान को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है और उस टाइम पर फिर से इसका नाम चेंज करके बिम्स्टेक, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें
तो ढाका बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे अगेन करंट अफेयर से पूछा गया था और जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्ट इन्होंने लाइन को कॉपी किया है। और मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि करंट अफेयर्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से पूछी जाती है, जैसे कि PIB हो गया, news.on.air.gov.in है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सभी की हेडलाइन को कॉपी करके क्वेश्चन बनाया जाता है करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 40, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू थिरू के कामराज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पे कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट दिया था के कामराज को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तो किस क्षेत्र में योगदान देने की वजह से इनको जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जुलाई 2025 का ही करंट अफेयर्स था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PM मोदी पेज होमेज टू फ्रीडम फाइटर के कामराज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये फ्रीडम फाइटर भी थे, इसके अलावा इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने फ्री एजुकेशन भी स्टार्ट किया, मिड डे मील स्कीम स्कूल्स में स्टार्ट किया और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। इनको भारत रत्न दिया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीज़न वाला। असर्शन यहाँ पे है द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज ए पॉजिटिव टर्म इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एमंग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशन। यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि जो गुड फ्राइडे फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का, इसका ये जो नाम है ना ये पॉजिटिव रखा गया है और यही सभी क्रिश्चियन स्कॉलर्स के द्वारा माना जाता है। इसका रीज़न इन्होंने बताया द डे इज़ टर्म्ड गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सेक्रीफाइशियल डेथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे का नाम यहाँ पे गुड इसलिए यूज़ किया गया ताकि जीसस ने जो सेक्रीफाइस किया था उसकी पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पे सिग्निफाई किया जाए। तो यहाँ पे जो कथन इन्होंने लिखा है और उसका जो कारण है ये दोनों ही सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों यहाँ पे सही हैं और आर जो है ये ए को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पराक्रम दिवस। अगेन ये करंट अफेयर्स का पार्ट था। यहाँ पे पूछा गया है पराक्रम दिवस किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। पराक्रम दिवस को हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म हुआ था कटक ओडिशा में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ था 12 जून 2025 को। उसके शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज द सेंट्रल सेलिब्रेशन ऑफ पराक्रम दिवस हेल्ड इन जनवरी 2025 टू मार्क सुभाष चंद्र बोसेस 128th बर्थ एनिवर्सरी। यानी कि आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि 2025 में इनका 128वां बर्थ एनिवर्सरी था और इसको बाराबाती फोर्ट कटक ओडिशा में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नहीं था क्योंकि इसके बाद भी अभी 2 क्वेश्चन है, तो वो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है इन विच कंट्री द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला कॉमनवेल्थ गेम किस कंट्री में हुआ था, तो ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 स्टाइल्स। यहाँ पे ये पूछा गया है कि वेसरा टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर जो है
ये किन दो स्टाइल के कॉम्बिनेशन से बना है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविडियन आर्किटेक्चर और नगारा जो शैली है मंदिर बनाने की, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है। अगेन ये सब हमने स्टैटिक जीके में कवर किया है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेडियम हैं जिनका आपको नाम और लोकेशन याद रखना है। क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में। ईडन गार्डन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको कि पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते थे, ये दिल्ली में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में है। वानखेड़े स्टेडियम पूछा गया था, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम है सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ये। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेडियम का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया, तो ये वही स्टेडियम है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। इसका ऑफिशियल नेम है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। नेक्स्ट यहाँ पे DY पाटिल स्टेडियम है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा कुछ मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं जहाँ पे बहुत तरीके के गेम खेले जाते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, मल्टीपर्पज़ वेन्यू है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है। पहले ये भी मल्टीपर्पज़ स्टेडियम था, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे मुख्य रूप से हॉकी खेला जाता है। हॉकी का एक और स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तो वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो ये थे SSC स्टेनो 2025 के 44 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट देखा हो, वहाँ पे हमने 1000 प्लस क्वेश्चन कवर किया है थ्योरी के साथ में। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि उसको देखने के बाद आप पूरे 44 क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।